पंखा ये भी है आगे। इस रूम में 4 पंखे लगे हैं, गवर्नमेंट ने आपको 4 पंखे दिए हैं। आओ बैठो। कल के आधे बच्चे गायब हैं और आधे बच्चे आए हैं। ये बताओ आप लोग को समझ में आ रहा है ज्योग्राफी? नहीं, किस किस को देखो, साइंस वालों को नॉर्मल समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ साइंस से रिलेटेड टॉपिक रहते हैं इसीलिए। और जो साइंस के नहीं है, जिनका बैकग्राउंड किसका है, बीए वगैरह है या एग्रीकल्चर वालों को भी समझ आएगा, पर अभी नहीं आएगा, क्योंकि जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी को हम एक है आपका फिजिकल, ठीक है। फिजिकल में जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं भूआकृति विज्ञान, ओशनोलॉजी पढ़ते हैं और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। 3 सेपरेशन है जो बहुत टफ माने जाते हैं ज्योग्राफी में, और जो आपके अभी ये चल ही रहे हैं। इसके बाद ह्यूमन आएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद आएगा आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक ज्योग्राफी। तो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी वो आपसे रिलेटेड होगी, आर्थिक ह्यूमन वाली होगी जो लगभग आप सब लोगों से रिलेटेड होगी। ये टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, सिर्फ ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम एजम्पशंस कर रहे हैं, है ना, कि ये चीज़ होती है, पर हम ये चीज़ प्रैक्टिकली एकदम प्रत्यक्ष रूप से जाकर देख नहीं सकते। कुछ चीज़ें होती हैं हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जैसे आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हो ना, देख पाते हो सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा है ना, तो उसका प्रोसेस आपको नहीं पता होता है, ये चीज़ होती है ना। तो सेम ज्योग्राफी में यही चीज़ है, जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ हमारे सामने अमूर्त है। अमूर्त का मतलब समझ में आ रहा है, जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसको हमें इमेजिन करना है। जैसे भगवान आप लोगों ने देखे नहीं है, देखे हैं भगवान? नहीं देखे ना, पर विश्वास करते हो कि एक्चुअल में भगवान है। तो सेम चीज़ ये है, जो चीज़ मैंने बताई, समुद्र में धाराएं हैं, कि समुद्र में जीव है, समुद्र के नीचे अंधेरा होता है, तो देखा नहीं है, पर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक विश्वास है, हमने नहीं देखा है, पर साइंटिस्ट जिन्होंने क्या करी है, इस पर रिसर्च करी है, खोज करी है, उनको ये चीज़ पता है, उन्हीं के ज्ञान से हम लोगों के पास ये ज्ञान आया है। जैसे भगवान को नहीं देखा, पर हमारे पूर्वज कहते हैं कि भगवान होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो कथाएं सुनाई गई, ये सब चीज़ें ना, तो सेम ज्योग्राफी भी ऐसा ही है। समझ में आ गया? अब ये मुझे बताओ, साइंस बैकग्राउंड पहले छोड़ दो, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जितने हैं सब्जेक्ट क्या क्या थे आप लोगों के? आज पुराने बच्चे लगभग गायब हो गए ना, क्योंकि पुराने बच्चों अधिकतर पढ़ा हुआ है, 2 साल 3 साल हो गया है कोचिंग में है, तो उनका बेस क्लियर है, वो सिर्फ यहाँ बैठते हैं आके रिविजन के लिए। आगे बात समझ में? तो आप उन लोगों को देख के अपने आप को फॉलो मत करना कि वो क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप भी क्लास ना लो। समझ के आपका बेस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी ने दिया इससे पहले? दिए हो कि नहीं, मुझे ये बता दो। किसी ने भी दिया है? पहली बार है आपने दिया है? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम, एसएससी वगैरह के, रेलवे वगैरह के दिए हैं ना, तो आपने क्वेश्चंस के टाइप देखे होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पर्वत पूछे जाते हैं, नदियाँ पूछी जाती हैं, है ना। अब ये नहीं पूछा जाता, धाराएं पूछी जाती हैं, पर धारा क्या पूछ जाएगी, ठंडी है या गर्म है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब जो आपका यूपीएससी है या पीसीएस के स्टेट लेवल के एग्जाम है, यानी प्रशासनिक स्तर पर जो एग्जाम है, उसमें क्या पूछा जाता है, इनका प्रोसेस पूछा जाता है कि बनती कैसे है। क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मेजरमेंट हो जाएगा, टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा, फिर आराम से चल जाएगा। कल हमने पढ़ी थी हिंद महासागर की धाराएं, तो बता दिया था धाराएं की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, आपके विश्व के पास से। हिंद महासागर की एक धारा यहाँ थी, सब चली गई। ये बैग किसका रखा है? बाहर है, क्या कर रहे हैं बाहर? साक्षी देखा था, कोई बात नहीं, भी आ जाएंगे वो, उन लोग को थोड़ा सा रेस्ट से नहीं होता है। आप इस तरह ये समझो, इस समय जो आप क्लास कर रहे हो, एक जैसे स्कूल में, कॉलेज में इनरोल हो जाते हैं ना, कि आपको 5-6 घंटे कॉलेज में देने होते हैं, तो उस हिसाब से अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए कि आपको सुबह 9 बजे से कितने बजे तक, लगभग आप 2 बजे के आसपास तक बैठना होता है, क्योंकि प्रॉपर क्लास ये नहीं होता है कि पूरे टाइम पे छूट जाए, 10-5 मिनट आगे पीछे हो ही जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे समझ लो, इस टाइम आप कौन सी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, सिर्फ अपना पढ़ना है और घर पर जाके भी
पढ़ना है, उसके बाद दोस्ती यारी से कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए दोस्त होने चाहिए। ज़्यादा पढ़ाई भी हानिकारक होती है क्या? किसने कहा? ज़्यादा पढ़ाई हानिकारक नहीं होती है, पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन ले लेना हानिकारक होता है, यही बोल रहे हो? अच्छा ठीक, चलो। तो यहाँ से एक धारा निकली और वो धारा निकल के किधर गई थी? डच इसका काम करता है कि कर नहीं। जैसे ही मेडागास्कर से टकराती दो वितरकों में, कल यहाँ पर मेडागास्कर की धारा बोल दी थी ना मैंने, उसको मोज़ैम्बिक की धारा कर लीजिएगा। हाँ, मेडागास्कर की जगह बस मोज़ैम्बिक कर लीजिएगा। ये अबुल हास की है। और प्रशांत महासागर में ये दो धाराएं हैं जो आपकी गर्म धारा है। अब इसके बाद हम आप गर्म और ठंडी पता चल रहा है ना, गर्म धाराएं कहाँ हैं, ठंडी धाराएं कहाँ हैं? जो कल नहीं आए हो उनका कॉन्सेप्ट आज क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है? बस धारा याद कर लो, बाकी में हो सकेगा तो बिल्कुल बता दूंगी। इसलिए कोशिश करो कि एक भी टॉपिक मिस ना करो। फिलहाल जब तक ओशनोलॉजी चल रही है, पूरी ज्योग्राफी में ओशनोलॉजी सबसे ज़्यादा टफ है। क्या हुआ साक्षी? अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर में उठने वाली जलधाराओं की। आपको पता है जल गर्म कहाँ हो रहा है? भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में, तो धाराएं यहीं से बनेंगी। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अब हमने जो अटलांटिक महासागर पूरा था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ में और साउथ में। तो नॉर्थ में उठने वाली धाराएं अलग होंगी और साउथ में उठने वाली धाराएं अलग होंगी। नॉर्थ में जो धारा यहाँ से उठेगी, अब धारा पता है पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। तो धारा बिल्कुल अपोजिट जाएंगी, कैसे? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम फ्लो करेंगी। तो यहाँ से इधर फ्लो कर रही है। जैसे ही ब्राजील के पास आती है फ्लो करते हुए, ये फैन मेरे से ही नहीं चलता है या सबसे ही नहीं चलता है? मेरे से ही नहीं चलता है। ठीक, जैसे ही ब्राजील के पास आप लोग आज इधर आ जाओ, अगर मैं इधर से पढ़ाऊंगी तो दिखेगा नहीं, सामने बैठ जाओ। पीछे बेटा, नाम क्या है आपका? राजेश। आगे आके बैठो। अब ये जैसे ही ब्राजील से टकराई, ये दो धाराओं में बट गई। आपको पता है ना, जैसे ही पानी टकराएगा दीवार से तो बटेगा ना आधा आधा। तो ये भी पानी से टकराया तो आधा आधा बटा, एक इधर गया और एक इधर गया। अब जब ये इधर जा रहा है तो इधर ही फ्लो करेगा। जैसे ये इधर फ्लो करेगा, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का द्वीपीय समूह है उसको, और ये किधर है? पश्चिम साइड है, पूरब साइड है? ये पश्चिम है या पूरब है? मैं अभी कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, उत्तर अमेरिका का। ये कौन सा साइड होगा? दक्षिण पूरब होगा, क्योंकि ये दक्षिण और ये पूरब है। अब ये द्वीपीय तट से टकराती है और ये द्वीपीय तटों का नाम क्या है? वेस्टर्न इंडीज के द्वीप समूह, ठीक है? यहाँ से टकराई और टकरा के एक धारा इसके अंदर गई और एक धारा इसकी यहाँ चली गई। समझ में आ गया? जब टकराई, यहाँ टकराई तो एक इधर गई और एक इधर गई, यहाँ टकराई तो एक इधर गई और एक इधर गई। ये है आपका यूकान प्रायद्वीप। यूकान प्रायद्वीप और क्यूबा, ये जो क्यूबा दिख रहा है ना, इसके बीच में जो जलराशि दिख रही है उसको कहते हैं यूकान स्टेट। क्या है यूकान स्टेट? मतलब यूकान जल संधि। जल संधि क्यों कह रहे हैं? ये है आपका कैरेबियन सागर, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। इन दोनों की जल को क्या कर रहा है? ये आपस में मिला रहा है। तो ये जब यहाँ से जाके गल्फ ऑफ स्टील से पूरा घूम के इधर आती है। ये है आपका फ्लोरिडा। ये क्या है आपका? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के पास जैसे आई, ये होता है फ्लोरिडा स्ट्रेट, यानी कि भाई फ्लोरिडा स्ट्रेट मतलब फ्लोरिडा जल संधि। और फ्लोरिडा जल संधि अटलांटिक महासागर को और गल्फ ऑफ मैक्सिको के जल को मिला रही है। जैसे ये फ्लोरिडा के पास है तो इसको क्या कह रहे हैं हम? फ्लोरिडा की जलधारा। और ये वापस आई और यहाँ पर आके बन गई गल्फ ऑफ स्ट्रीम की। अब ये जलधाराएं यहाँ से यहाँ जा रही है तो ठंडी होंगी या गर्म होंगी? पहले मुझे ये बताओ। सब लोग एक साथ बोलोगे तभी मुझे सही लगेगा, तो कुछ समझ में आया। बताओ, ठंडी या गर्म? गर्म। क्यों हो रही है गर्म? क्योंकि ध्रुवों से जा रही है, विषुवत से जा रही है ध्रुवों की ओर। अब ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर आ गई और एक धारा जो मैंने यहाँ काटी थी,
चेंज कर दिया गया ये अपने आप से हो जाता है। एक धारा यहाँ गई थी, इसको हम कह रहे हैं एंटीज की धारा, एंटीज की धारा। और ये एंटीज की धारा भी कैसे आपकी गर्म जल धारा। एक धारा यहाँ की जो घूम गया फ्लोरिडा की धारा, और यहाँ पर आके बनी गल्फ ऑफ स्टीम यानी गल्फ स्टीम की धारा। आगे दोनों ही धारा बड़ी, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम और एंटीज की धारा, ये आपस में मर्ज हो गई। यहाँ पर आपको दिख रहा है लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर से एक जल धारा आ रही है। अब ये जल धारा गर्म होगी या ठंडी? ठंडी होगी। क्यों? कहाँ से आ रही है? दुर्गो से आ रही है। तो ये जल धारा लैब्राडोर से आ रही है, लैब्राडोर सागर से, तो इसका नाम है लैब्राडोर जल धारा। येलो वाला दिख रहा है ना, ये कलर चेंज करूं है? ब्लैक। जहां पर कौन सी गल्फ स्ट्रीम और ये फॉकलैंड यानी कि लैब्राडोर की जल धारा मिलती है, वहां पर क्या है, जब गर्म जल और ठंडा जल मिलेगा, आप इसको ऐसे समझो, गर्म तवे पे ठंडा पानी डाल देते हो तो भाप बनती है ना। सेम चीज़ यहाँ पर होती है, जब गर्म जल और ठंडा जल आपस में मिलता है तो यहाँ पर भी क्या बनता है, भाप। भाप यानी कि धुआं सा बन जाता है। ये धुआं सा जो बनता है, पहले जो जलयान होते हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस का काम करता है। क्यों? जब मौसम साफ नहीं होगा तो आप क्या जलयान से यात्रा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसकी पहली खास बात ये है, जब ठंडा जल और गर्म जल आपस में मिलता है तो जल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है जिससे क्या है, जलीय जीव और जलीय वनस्पति के लिए उत्पत्ति के लिए अच्छी क्या बन जाती है, परिस्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है, बैग, ग्रैंड बैग का नाम सुना है आप लोगों ने? बैग, ग्रैंड बैग नहीं सुना है? सुना है ना? ग्रैंड बैंक, ग्रांड बैंक। कितना सूरज तुम कंफ्यूज हो गए, तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम इतने कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये जो स्थान बन रहा है ये कहलाता है ग्रांड बैंक। और ये ग्रांड बैंक किसके लिए? मत्स्य पालन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र क्यों पता चल गया? क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जा रही है, जलीय वनस्पति पाई जा रही है। उस जलीय वनस्पति को खाने के लिए कौन आ रहा है? जलीय जीव यानी कि जलीय मछली। और जब जलीय मछली यहाँ आएंगी तो लोग यहाँ से जाके मछली को पकड़ेंगे ना, आराम से खट्टी मछली मिल रही है ना आपको। जैसे अभी बाढ़ में देखा था, लोग मछली पकड़ने बैठ गए थे गलियों के बाहर, न्यू मछलियाँ कहाँ गई थी? उनके घर के सामने। तो सेम कंडीशन आप यहाँ समझो, समुद्र से मछलियाँ कहाँ चली आती हैं? इस साइड चली आती हैं। और ये उन लोगों के लिए, तो मत्स्य उद्योग के लिए ये अच्छा स्थान माना जाता है। अब ये जहाँ पर ये कौन सी लैब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा मिलती है, वो स्थान कौन सा है? जिसको पता है? न्यू फॉकलैंड। ठीक है, ये स्थान है न्यू फॉकलैंड द्वीप। इतनी चीज समझ में आ गई धाराओं की। ये सारी जलधारा भी जो भी पड़ी हैं, तीन कैसी थी? ये गर्म, एंडीज हो या गल्फ स्ट्रीम हो या आपकी फ्लोरिडा की धारा हो, ये सारी गर्म धारा थी। बस इसमें एक धारा ठंडी थी, कौन सी? लैब्राडोर। अब ये धारा आगे चल के इधर पहुँचती है, आगे चल के इधर आगे बढ़ती है ना, क्योंकि अब ये पहुँच गए 45 डिग्री ऊपर अक्षांश के पास पहुँच गया है, लगभग 50 के बाद। तो ये किसे? पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई। अब पछुआ पवन यहाँ से तो चलेगी, जैसे ही पछुआ पवनों के प्रभाव में आएंगे अपनी दिशा को किस तरफ कर लेंगे? पूरब की तरफ। अभी पूरब की तरफ करेंगी तो यहाँ पर एक कटक बनता है पूरा, है ना? मध्य अटलांटिक कटक समझे, सुना होगा, आपके अटलांटिक में बनता है। इसी कटक का एक हिस्सा है कि आपका जो ग्रीनलैंड दिख रहा है, चलेगा या नहीं चलेगा? ये ग्रीनलैंड दिख रहा है। अब जैसे ये धारा यहाँ ग्रीनलैंड के पास पहुँचती है, गल्फ ऑफ ये पहुँचती है और ये आ गई यहाँ पर। एक धारा यहाँ बनती है जो कहाँ पहुँचती है? आपके इंग्लैंड। ये आइसलैंड है ना, और ये आपका इंग्लैंड है। आइसलैंड और यहाँ पर जो करती है, ये जलधारा कैसी होगी बताओ मुझे? यहाँ से ऊपर से नीचे जा रही है, ग्रीनलैंड से है ग्रीनलैंड की जलधारा। और ये ग्रीनलैंड का कौन सा साइड है? पूरब या पश्चिम? ये ग्रीनलैंड का साइड
पूरब, और ये ग्रीन लाइट का साइड पश्चिम। और ये जो जलधारा 8 बह रही है नीचे से ऊपर, तो कैसी हो रही है? गर्म, नीचे से ऊपर, है ना। ये चीज़ याद रखो कि गर्म जलधारा कब होगी, ठंडी जलधारा कब होगी। तो ये जलधारा होगी गर्म। अब ये जलधारा जब आइसलैंड के पास पहुंचती है तो ये सीधे जाती है नॉर्वे में, है ना। तो इसको कहते हैं नॉर्वेजियन जलधारा। और नॉर्वेजियन जलधारा भी कैसी आती है? गर्म जलधारा। अब ये गर्म जलधारा है, तो अब यहाँ सोचो, यहाँ ध्रुवों के पास हमेशा क्या रहता है? बर्फ से जमा हुआ प्रदेश है। तो यहाँ पर जो आपका जलयान होंगे जाना संभव है क्या? नहीं। पर ये गर्म जलधारा के कारण कुछ क्षेत्र का जल क्या रहता है? मेल्ट अवस्था में रहता है, जिसके कारण पश्चिम और पूरब, पश्चिम पूरब मतलब नॉर्थ अमेरिका यूरोप के साथ आराम से व्यापार कर सकता है, जब बर्फ जमा भी होगा तब भी। क्यों? क्योंकि ये गर्म जलधारा हमेशा फ्लो करती रहती है, जिस कारण इस क्षेत्र पर क्या होता है? जल मेल्ट रहता है और आराम से जलयान यहाँ से यहाँ आवागमन कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब जैसे ही जलधारा मतलब हवा, जलधारा हवा के साथ मोड़ेगी। अब इसको ब्रश कर दूँ ना, बहुत चुप 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 हो गई है। फेरल करने में यहाँ याद रखना, हवाएं कहाँ मुड़ रही है? अपनी दक्षिण, है ना। तो वैसे ही अपने दक्षिण में कौन मुड़ेगी? जलधाराएं मुड़ेंगी। अब ये हो गया दक्षिण हो गया ना, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है तो सॉरी ये ऊपर हो रहा है तो इससे दाहिना हो रहा है ना, और ये आएगा तो बाहिना होगा। तो ये ऐसे मुड़ी और ऐसे करके टर्न कर दे। जब ये टर्न करती है तो ये विस्की की खाड़ी है, एक विस्की की खाड़ी में पहुँचती है धारा, और एक यहाँ पहुँचती है। अच्छा, एक धारा और है इरविन की धारा। इरविन की धारा यहाँ पर जो यहाँ निकलते हैं ना, उसको इरविन की धारा भी कहते हैं। जबकि पेपर में अधिकतर इरविन की धारा बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो नॉर्मल बड़ी बड़ी धारा है ना वही पूछी गई है। अब जब ये धारा गई तो एक चली जाती है विस्की की खाड़ी में, एक यहाँ पर आपका पुर्तगाल है, पुर्तगाल के सारे टकराते टकराते पहुँचते हैं यहाँ, इसको कहते हैं। और यहाँ पर है केनारी द्वीप समूह, केनारी द्वीप समूह के पास पहुँचते हैं तो इसको कहते हैं केनारी की धारा। अब ये ठंडी होगी या गर्म? बताओ, ये जलधारा ठंडी होगी या गर्म? ठंडी होगी। सिर्फ एक ही बच्चा कह रहा है ठंडी होगी। बताओ शिवांगी, शिवांगी नाम है? शिवांशी, शिवांशी बताओ। किनारे की जलधारा गर्म जलधारा है या ठंडी? ठंडी। क्यों? ध्रुवों से आ रही है गर्म प्रदेश में। फिर ये पुनः इसी में मिल जाएगी, पुनः ये इक्वेटर के पास आके उत्तर अटलांटिक प्रभाव में मिल जाएगी। आगे बात समझ में? ये बहते बहते पूरी आएगी किनारे की धारा, ठंडी जलधारा, इरविन की धारा, गर्म जलधारा, और नॉर्वेजियन जलधारा, गर्म जलधारा, लैब्राडोर की जलधारा, ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गर्म, फ्लोरिडा की जलधारा, एंड्रीज की जलधारा। आगे बात समझ में? सारे नाम याद हो गए या नहीं? अभी नहीं याद हुए होंगे। देखो, मैं पूरा एक्सपीरियंस बता दूँ। जब मैंने पहली बार जलधाराएँ पढ़ी थी तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि जलधारा क्या होती है। तो जो चीज़ आपको जल्दी नहीं समझ में आती है उसको 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आराम से रट लोगे। और ये चीज़ एक बार समझ लोगे ना तो आप मेरा विश्वास मानना कभी भी आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। ज्योग्राफी कहने के लिए बहुत टफ है, पर एक बार अगर आपको समझ में आ गई तो आप बिना बुक देखे, दिमाग में अगर सब कुछ है, कौन सा मैप कहाँ पर है, तो आराम से आप बताओ। कभी कॉपी का पेज भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना विश्वास रखो। पर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मैपिंग के लिए, और थोड़ा सा दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हो गई अटलांटिक की, मतलब उत्तर अटलांटिक महासागर में जितनी जलधाराएं वो हो गई है। अब एक जलधारा दक्षिण में जो आएगी, है ना। जब ये जलधारा दक्षिण में आती है तो ये ब्राजील से टकराती है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर ये जो कोने कोने होते हैं ना, ये जैसे युकान प्रायद्वीप का है, ये छोटा छोटा से पॉइंट होते हैं ना, इसको ये है हेडसन का, हेडसन प्रायद्वीप का वो अंतरिम, हेडसन अंतरिम। तो ऐसे ही अंतरिम का मैं नाम अभी भूली हुई हूँ, अगर किसी को याद हो तो मुझे बता दो। इसमें कोई सेम वाली
कोई बात नहीं कि मैं भी भूल जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ब्राज़ील की जलधारा है, ओ यहाँ से दक्षिण अटलांटिक प्रशांत धारा चली गई गर्म है। जैसे ही ब्राज़ील की यहाँ अंतरिम से टकराएगी, दो खत्म बढ़ गई, वही चीज़ है, और ये यहाँ पर आ गई। जैसे ही यहाँ आई, इसको कहा गया ब्राज़ील की जलधारा। ब्राज़ील की क्यों कह रहे हैं, ये ब्राज़ील देश के साथ चल रही है ना, ब्राज़ील देश के तट से, उसको कह रहे हैं हम ब्राज़ील की जलधारा। और ये गर्म हो गया, ठंडी गर्म, पता चल रहा है क्यों, क्योंकि इक्वेटर से किधर आ रही है, ध्रुवों को। ये हवा चलती है और नीचे ये है फॉकलैंड। क्या है ये, फॉकलैंड। फॉकलैंड्स एक द्वीप है, यहाँ से आती फॉकलैंड की धारा, वो कैसी है, आपकी ठंडी जलधारा है। क्रम बनी रहेगा, जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा बनेंगी, वहाँ पर क्या बनेगा, कुहासा बनेगा। और यहाँ जो कुहासा बन रहा है, वहाँ मछलियों के लिए और वनस्पति, कौन सी सागरीय वनस्पतियों के लिए अच्छी अवस्थिति बनती है। अब जब ये पछुआ प्रभाव में आएंगी तो ये टर्न हो जाती है, पछुआ प्रभाव में आए तो ये टर्न हो गई, और टर्न आके यहाँ पर मुड़ गई। मुड़ के इस धारा का नाम बताओ चलो मुझे। लेब्राडोर की, लेब्राडोर की यहाँ होती है ना, लेब्राडोर पेरू जिसको बोलते हैं। इसका नाम बताओ, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया अभी, अगर याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। फिलहाल ये जलधारा क्या है आपकी, ठंडी, ठीक है। इसका भी स्टार्ट में रखूँ ये वाला नाम, जैसे मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। ऊपर की हो गई, नीचे की हो गई, टोटल कितनी जलधारा निकली, ब्राज़ील की जलधारा। अब पूरे अटलांटिक की बात करें, ब्राज़ील की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी, कैनारी की जलधारा ठंडी, और ये कौन सी जलधारा है, बासे नाम है, नहीं फॉकलैंड की ये है, ये फॉकलैंड की है, बासे नाम है, बासे। चलो जब तक आगे बताती हूँ, मुझे आ जाएगा बताते बताते। अब हम यहाँ की बात, वेनेजुएला की धारा, हाँ वेनेजुएला की धारा, वेनेजुएला तो साउथ अमेरिका में है ना, यहाँ कहाँ पे है? एक है तो रुक जाओ, अभी मैं कंफर्म कर लूँगी, अभी बताते बताते मुझे नाम याद आ जाएगा। हमबोल्ट की नहीं है, हमबोल्ट की धारा इधर है, हमबोल्ट की धारा सही है, हमबोल्ट की धारा ये, और पेरू की जलधारा एक ही बात है। अभी मैंने क्या लेब्राडोर की बोली थी, और कौन सी बोली थी, अभी जस्ट नाम बोला था मैंने, हमबोल्ट और पेरू एक ही सेम है। अभी इस पर क्वेश्चन भी बनेगा ये। चलो फिलहाल इधर आ जा रहे हैं, इसको अभी स्टार्ट किए हैं। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आधा इधर है और आधा इधर है, आप समझ के जाओ। जब ये धारा इधर चलेगी तो आगे इधर टकराएगी। अब ये धारा इधर से चली, जिसको हम कह रहे हैं दक्षिण विषुवतीय अटलांटिक, वो विषुवतीय प्रशांत गर्म जलधारा। जैसे ही चलेगी इधर और टकराएगी, ये कौन से द्वीप समूह है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह, इनसे टकराती है और इनसे टकरा के टर्न हो जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया का पूर्व साइड है, पश्चिम पूरब, तो ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जलधारा हो गई, पूर्वी जलधारा। और ये ठंडी हो गया गर्म, और इधर चली थी प्रशांत महासागर में, तो ये कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये कैसी थी, गर्म या ठंडी, ये ठंडी थी। पता चल गया ठंडी क्यों है, क्योंकि नीचे से आ रही है ऊपर, और ये है ऊपर से नीचे। अब जैसे ही टर्न करके इधर वापस आएगी, पेरू के तट पर टकराएगी, इसको कहते हैं पेरू की जलधारा। अब पेरू की जलधारा या हमबोल्ट की जलधारा कैसी है, ये ठंडी जलधारा है। अब यहाँ से क्वेश्चन में बता रही हूँ, पेरू ये रहा, पेरू में एक क्या था, मैं ये कह रही हूँ है, मैं कह रही हूँ
था, क्या था, हम्बोल्ट ग्लेशियर। एकमात्र पहला देश है विश्व का जिसमें अब कोई भी ग्लेशियर नहीं है। पेरू का जो लास्ट ग्लेशियर था हम्बोल्ट, जिसके नाम पे धारा का नाम रखा है हम्बोल्ट की जलधारा, वो भी अब क्या हो गया है, मेल्ट हो गया है। आगे बात समझ में, ये करंट का क्वेश्चन है, नॉर्मली है, कुछ ना पूछा जाए तो ग्लेशियर यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से अभी कौन सा देश ऐसा है जिसमें से सारे ग्लेशियर गायब हो गए हैं। तो कौन सा है आपका, पेरू ऐसा बना है, और वो लास्ट ग्लेशियर कौन सा था, हम्बोल्ट। तो इस धारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं और पेरू की जलधारा भी कहते हैं। तो ये धारा कैसी है, ठंडी है या गर्म, ठंडी। आगे बात समझ में, हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा वैसे ही इसके तट के सारे पूरा टर्न करती है, दोबारा इसमें आके मिल जाती है। ये धारा समझ में आ गई। अब सबसे ज्यादा टफ धाराएं हैं, जैसे यहाँ की वैसे ही 4-5 यहाँ पर है। यहाँ पर धारा चली, कौन सी बोला जाएगा इसको, उत्तरी प्रशांत इक्वेटर की गर्म जलधारा। अब ये जलधारा जैसे जाएगी टर्न हो जाएगी कहाँ पर, एशिया महाद्वीप के इधर। अब जैसे ये एशिया महाद्वीप के इधर टर्न हुई, आप ये देख रहे हो द्वीप समूह दिख रहे हैं, जापान वगैरह, ये है जापान, ये है फिलीपींस, ये है ताइवान, और ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। जैसे ये जापान के तट पर पहुंचती है, ये दो वितरकाओं में क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। एक चली जाती है इधर और एक चली जाती है इधर। जो जापान के इधर, जापान का इधर यानी कि पश्चिमी, जापान की पश्चिमी गई है, उसको कहते हैं सुषमा की धारा। सुषमा जलधारा, ठीक है। और ये दूसरी है, इसका नाम बताओ, किरोशियो की जलधारा, किरोशियो क्लियर हो गया। अब जैसे एक यहाँ पर दिख रहा है ना, सी ऑफ ओपोस्टा, ओपोस्टा से जलधारा आती है जिसको क्या कहते हैं, यूरेशिया की जलधारा, यूरेशिया की जलधारा कहते हैं। ये कैसी आपकी ठंडी जलधारा, ये है आपकी ठंडी जलधारा। अब यूरेशिया की धारा घूम के अलास्का तट पे टकराती है, अलास्का यहाँ पर आया, यहाँ पर जैसे टकराएगी एक धारा इधर आ जाएगी और एक धारा इधर चली जाएगी। जो धारा इधर देगा उसको कहते हैं अलास्का की जलधारा। अब अलास्का की जलधारा कहाँ है, गर्म जलधारा होगी या ठंडी है, मुझे बता दो। नॉर्मली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गर्म होगी क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर की दिशा है, इसलिए अलास्का की जलधारा गर्म है। जबकि अलास्का प्रदेश कैसा है, ध्रुवीय प्रदेश से ठंडा रहता है, पर इसकी जलधारा कैसी है, गर्म। तो ये जलधारा होगी आपकी अलास्का। अब जैसे ही ये इधर आएगी तो यहाँ पर एक देश पड़ता है, कौन सा देश था, फ्लोरिडा, है ना, एक फ्लोरिडा ये। अच्छा यहाँ पर वो है अमेरिका का, फिर से जैसे ये जलधारा इधर आई, इसको कहेंगे आप, नहीं है, बताओ जरा ये जलधारा का नाम, शिवांगी। ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के पश्चिमी पूर्वी भाग पर कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। तो आपकी ये सारी जलधारा हो गई। अब यहाँ पर एक बात सुन लो, एक यहाँ पर है सार्दोस सागर, करीबियन में कौन सा है, सार्दोस सागर। इसकी जो क्या है विशेषता है वो क्या है, मरुभूमि के कारण है या ये हरा हरा दिखता है, इसमें सारगैसो नाम की वो पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, इसलिए उसका नाम इस पे रख दिया है सारगैसो
सागर। अब ये मैं धीरे धीरे आपको जलधारा लिखवा दूँ, फटाफट लिखो, फटाफट थोड़ा स्पीड में लिखना। ये वेनेजुएला की जलधारा है, वेनेजुएला ही आएगा। देश तो वहाँ पर है, पर धारा वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला की जलधारा है। चलो लिखो, पहला लिख लो, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली जलधाराएं, उत्पन्न होने वाली जलधाराओं को दो भागों में बांटा गया है, दक्षिण अटलांटिक और उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण अटलांटिक और उत्तरी अटलांटिक। पहले लिख लो उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक अब इसमें नंबर पर डाल के लिखो, उत्तरी अटलांटिक विश्व की गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक विश्व की गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक विश्व की गर्म जलधारा। हाँ यह जलधारा, यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से स्टार्ट होकर, पश्चिम से प्रारंभ होकर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट से टकराती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट से टकराती है तथा दो वितरकाओं या दो शाखाओं में बढ़ जाती है, टकराती है, महाद्वीप से टकराती है। हाँ, दक्षिणी नॉर्थ साउथ अमेरिका महाद्वीप के से टकराती है तथा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा, इसकी उत्तरी शाखा, उत्तरी शाखा कैरेबियन सागर में प्रवेश करती है, उत्तरी शाखा कैरेबियन सागर में प्रवेश करती है, इसकी उत्तरी शाखा कैरेबियन सागर में कैरेबियन सागर में प्रवेश करती है तथा प्रवेश करती है, जिसके बाद है पूर्वी द्वीप समूह से नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर पुनः, इसके बाद है नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर, पूर्वी द्वीप समूह से टकराकर, द्वीप समूह से टकराकर पुनः दो धाराओं में बढ़ जाती है, टकराकर पुनः दो धाराओं में बढ़ जाती है, जिसकी एक धारा मैक्सिको की खाड़ी में यूकान स्टेट से, इसकी एक धारा यूकान स्टेट से होते हुए, यूकान स्टेट मतलब दर्शन के लिए, यूकान स्टेट से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है, यूकान स्टेट से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा दूसरी शाखा, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा दूसरी शाखा
जिसे एंडरीज की जलधारा कहते हैं, और ये प्रकृति में गर्म होती है। एंडरीज की जलधारा कहते हैं, और ये जलधारा प्रकृति में गर्म होती है। प्रकृति में गर्म मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वार्म, गर्म। ठीक है, अब पैरा चेंज कर लो। मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश की हुई जलधारा, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश की हुई जलधारा फ्लोरिडा तट पर बहते हुए, फ्लोरिडा तट पर बहते हुए, फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जानता है। फ्लोरिडा ऐसे ऐसे नाम कोई वहाँ तो मुझे हमेशा याद रहते हैं। कैलिफोर्निया है, तट पर बहते हुए फ्लोरिडा की जलधारा कहा जाता है, और ये गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा कहा जाता है, और ये गर्म जलधारा है। आपस में पड़ोसियों का देखिए तो फटाफट अगर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये कैसी है? गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा हेडसन अंतरिम, हाँ हेडसन अंतरिम, अंतरिम अंतरिम हेडसन अंतरिम, हेडसन अंतरिम, हेडसन अंतरिम से फ्लोरिडा स्टेट से होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है। अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है तथा यह जलधारा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, तथा यह जलधारा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के नाम से जानी जाती है। यह जलधारा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के नाम से जानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस जलधारा में एंडरीज की जलधारा आके मिल जाती है। इस जलधारा में एंडरीज की जलधारा आकर मिल जाती है तथा दोनों संयुक्त रूप से कौन सी धारा कहलाई जाएंगे? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। तथा दोनों धारा संयुक्त रूप से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कही जाती है। यह जलधारा तथा दोनों जलधारा संयुक्त रूप से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कही जाती है। यह जलधारा हेडसन से लेकर न्यू फॉकलैंड तक प्रवाहित होती है। यह जलधारा हेडसन से लेकर न्यू फॉकलैंड तक प्रवाहित होती है, जहाँ ये हेडसन से लेकर न्यू फॉकलैंड, इधर जल्दी लिखो, ऐसे मैं लिखवाऊंगी ना यहाँ पता चलेगा होगा ही। न्यू फॉकलैंड तक प्रवाहित होती है तथा वहाँ ये अगर बीच में छूट जाता है तो जिसका हो गया होगा उससे लिख लेना। तथा ये लैब्राडोर सागर से आती हुई ठंडी जलधारा, लैब्राडोर सागर से आती हुई ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा से न्यू फॉकलैंड द्वीप के पास मिलती है, से न्यू फॉकलैंड द्वीप के साथ मिलती है, जहाँ कुहासा उत्पन्न होता है, जहाँ इनके मिलने से कुहासा उत्पन्न होता है, जहाँ इनके मिलने से कुहासा उत्पन्न होता है, कुहासा उत्पन्न होता है जो मत्स्य उद्योग तथा मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य उद्योग तथा मत्स्य उद्योग तथा मत्स्य
यानी कि मछली पकड़ने के लिए अच्छी स्थिति या अच्छी परिस्थिति पैदा करता है। अच्छी स्थिति अच्छी परिस्थिति पैदा, अच्छा ही लगेगा, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। जो विश्व में ग्रैंड बैंक के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रैंड बैंक के नाम से प्रसिद्ध है। अभी मैं समझिए, ये हुआ था प्राय यातायात। अब यातायात कौन से यातायात होंगे यहाँ पर? जलयानों के लिए। ये हुआ था जलयानों के यातायात में डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है। डिस्टरबेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? अवरोध। यातायात जलयानों के यातायात के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। अच्छा, यह जलयान के यातायात के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। एक जलधारा एक में लिखवा दे रही हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में लिख के लाओ। आज मैं दूसरी होमवर्क आपको क्या बोला, कहाँ तक हो गया? फॉकलैंड हो गया, मिल गया ये। अच्छा, फिर इनकी धारा मिल गई है ना आपस में। अब ये धारा, जब ये धारा मिल गई, गर्म स्ट्रीम फॉकलैंड के बाद कहाँ मुड़ जाती है? पूरब की ओर, पश्चिमी पवनों के प्रभाव से यह धारा लगभग ऐसे लिखो 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश के आसपास ये जलधारा पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आके पूरब की ओर, यानी पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर, हाँ, प्रवाहित होती है। जहाँ ये आइसलैंड के तट से टकराकर, पुनः विकटताओं में बढ़ जाती है, पुनः अन्य शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के पूरब में प्रवाहित होती है, जो ग्रीनलैंड के पूरब में प्रवाहित होती है, जो प्रवृत्ति में गर्म होती है, इसका नाम क्या है? पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। एक जलधारा आइसलैंड के पास प्रवाहित होती है, जिसको कहते हैं इरविन की जलधारा। ये भी जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। एक जलधारा आइसलैंड के पास प्रवाहित होती है, जिसको इरविन की जलधारा कहते हैं। इरविन की जलधारा कहते हैं। तथा एक जलधारा नार्वे के तट के साथ साथ प्रवाहित होती है, समांतर प्रवाहित होती है, जिसे एक धारा नार्वे के तट के समांतर प्रवाहित होती है, जिसे नार्वे की जलधारा कहते हैं। और ये जलधारा प्रकृति में गर्म होती है, और ये जलधारा प्रकृति मतलब नेचर में गर्म होती है। लिख लो, चरण छूट गया, स्पीड बढ़ा लो। हाँ, तो प्रकृति में गर्म होती है। यह जलधारा यातायात
जलयान यातायात के लिए, यह जलधारा जलयान यातायात के लिए सुविधा उत्पन्न करती है, सुविधा उत्पन्न करती है, सुविधा उत्पन्न करती है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा, अब ये तो यहाँ पर जब ये जलधारा आ गई गल्फ ऑफ स्ट्रीम की जलधारा जब यहाँ फ्लो कर रही है ना यहाँ पर, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक की जलधारा। जब ये उत्तरी अटलांटिक की जलधारा कहाँ आ रही है, जब ये उत्तरी अटलांटिक की जलधारा किससे, यूरोप तट से टकराती है, यूरोप तट से टकराती है। जब यह उत्तरी अटलांटिक की जलधारा यूरोप तट से टकराती है तो पुनः दो शाखा में बढ़ जाती है। मैं तो मेन नाम लिखवाई हूँ, पुनः दो शाखा में बढ़ जाती है। पहली एक शाखा जाती है बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में जाती है, बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करती है, तथा दूसरी यूरोप के समांतर होते होते किनारे द्वीप समूह के पास, यूरोप के सारे किनारे द्वीप समूह के पास प्रवाहित होती है। किनारी द्वीप समूह जिसको किनारी की जलधारा कहते हैं, और ये जलधारा प्रकृति में ठंडी है। किनारी की जलधारा कहते हैं और ये जलधारा प्रकृति में ठंडी है। यह जलधारा पुनः उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा में विलीन हो जाती है। यह जलधारा पुनः उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय में विलीन हो जाती है। अन्य धारा के नाम लिख लो। मैम ये वाली लाइन कैसे बोलूं? ये धारा पुनः उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा में, विषुवतीय गर्म जलधारा में विलीन हो जाती है। अन्य जलधाराओं के नाम लिख लो। ब्राजील की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। ब्राजील की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा और वेनेजुएला की जलधारा। इन जलधाराओं के बारे में आप लिख के लाओगे। अभी पूरा क्वेश्चन मैं फॉर्म भी बताती हूँ। प्रशांत महासागर की जलधाराओं के नाम लिख लीजिए। ब्राजील की जलधारा, हम्बोल्ट की, तीसरा क्या था? हम्बोल्ट की, वेनेजुएला की जलधारा। तो भूल गई, वेनेजुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है और हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। अगली लिख लो, प्रशांत महासागर की जलधाराओं के नाम लिख लो फटाफट और एक क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे बात करेंगे। प्रशांत महासागर की जलधारा है। यूरेशिया की जलधारा, यूसेबियो की जलधारा, यूरेशिया की जलधारा, हाँ यूरेशिया की जलधारा, हिरोशिमा की जलधारा, हिरोशिमा की जलधारा, हिरोशिमा की जलधारा, सुशिमा की जलधारा, सुशिमा की जलधारा, हाँ हम्बोल्ट की जलधारा, ये रहा हम्बोल्ट, हम्बोल्ट की जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। इस जलधारा को आप लोग डिटेल में लिख के लाओगे। प्रकृति पता है, ठंडी कौन सी है और गर्म कौन सी है। पहले क्वेश्चन एक लिख लो और ये इसका आंसर राइटिंग आप लोग करके लाओगे 250 शब्दों में और विद पिक्चर्स। समझ में आ गई बात? आगे कौन बोला उसी से सबसे ज्यादा पूछूंगी। चलो आ गई है तो अच्छी बात है। विद मैप आप बना के लाओगे जलधाराएं, ठीक है। वर्ड मैप पूरा बनाओगे, जैसे जैसे धारा बनती हैं। जो गर्म जलधारा होगी उसको रेड पेन से दिखाओगे, जो ठंडी जलधारा होगी उसको ब्लू पेन से दिखाओगे। कुछ नहीं करना है, बस इनका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और नाम लिखोगे, बाद में उनकी प्रकृति बताओगे कि कौन सी प्रकृति के फ्लो कहाँ से कर रही है, कौन से तट पर टकराती है। जैसे अभी पूरी स्टोरी आपको लिखवाई है, जो आपको समझाया है। क्वेश्चन फॉर्म लिख लो। महासागरीय जलधाराओं से आप क्या समझते हैं?
महासागरीय जलधाराओं से आप क्या समझते हैं? जलधाराओं से आप क्या समझते हैं? इनकी उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डालते हुए, अब ये मत कर देना उत्पत्ति के कारण और टॉर्च बना के लाइट डाल दो, ठीक है? इनके उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डालते हुए इसके वातावरणीय प्रभाव प्रकाश डालते हुए इसके वातावरणीय प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अब ये सब आपको 200 वर्ड में लिखना है। थोड़ा सा मैं यहाँ समझा दे रही हूँ, वो चीज़ समझ लो। मैंने कहा इसके वातावरणीय प्रभाव क्या होंगे, बात सुनिए। जैसे आपको ये पता है कि गर्म जलधारा जब ठंडे प्रदेशों में जाएगी तो यहाँ का तापमान क्या कर देगी, एकदम बढ़ा देगी, है ना? इसका तापमान बढ़ा देगी। तो यहाँ जो ठंडा तापमान होता था कैसा होने लगेगा, गर्म। तो समझ के कैसे परिवर्तन करा। अब जहाँ पर गर्म जलधारा बह रही है तो जहाँ पर गर्म जलधारा है वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगी। अब ये देखना कि जो जलधारा गर्म जलधारा है हमेशा पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर तो कहीं नहीं थी ना महाद्वीप के। भाई इधर से आई थी गर्म थी, इधर गई थी ठंडी है। तो गर्म जलधारा क्या करती है, अत्यधिक वर्षा करवाती है उन तटीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर क्या होगी, अधिक वनस्पति पाई जाएगी। जैसे ही तट से अंदर जाओगे वर्षा की मात्रा अच्छी होती जाएगी, कम। समझ में आ गया? तो ये सारे प्रभाव होंगे। तटीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक, जबकि तटीय क्षेत्रों से अंदर स्थल की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। अब यहाँ पर गर्म जलधारा क्या है, अपने आसपास के तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा करवाएंगे। इसके विपरीत जो ठंडी जलधारा है वाष्पीकरण कम होता है, वाष्पीकरण कम होने के कारण वर्षा नहीं होती है। तो महाद्वीपों की पश्चिम साइड में हमेशा क्या पाए जाएंगे, मरुस्थल पाए जाएंगे। समझ में आ गया? आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कारण है कि महाद्वीप के पश्चिमी साइड पर क्या बनते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी साइड पे नहीं पाए जाते हैं। क्या? यहाँ की हवा शुष्क होती है। जो आपकी कौन सी है, ठंडी जलधाराएं होती हैं, इनकी प्रवृत्ति शुष्क रहती है, हवा में नमी नहीं होती है। हवा में नमी ना होने के कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। और यहाँ की जो भूमि होती है कैसी पाई जाती है, मरुस्थलीय पाई जाती है। तो ये कारण हो गया। इसके बाद एक ये कारण बनेगा। अब यहाँ पर मुझे बताओ, वनस्पति हो गई, ये सब हो गया। तटों के अंदर जाने पे वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि तट पर ज़्यादा हो रही है। टेम्परेचर आपको पता चल गया है कि गर्म प्रदेश में जाएगा तो यहाँ का वातावरण गिरा देगा, और जबकि ये गर्म प्रदेशों में जाएगा तो यहाँ पर वातावरण को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। क्लियर हो गया? तो जो मैंने क्या बताया, प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक वातावरण को, तो ये चीज़ें आपको हेडिंग में डाल के लिखनी है और रीजन भी बताना है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे एल नीनो और ला नीनो। दो जलधाराएं और हैं, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ये जलधारा प्रभावित होती है आपके पेरू तट पर। पेरू के तट पर ठंडी जलधारा थी। जब क्या होता है, जब सूर्य क्या करता है, दक्षिणायन करता है, तो दक्षिणायन करने के साथ साथ ये जो आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा पर ITCZ स्थापित होता है। ITCZ वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ITC स्थापित होने से यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है और हवाएं क्या चलने होती हैं, हवाएं पूरब से पश्चिम, जो पश्चिमी हवाएं है ना, वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। जब ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो यहाँ का जो पानी होता है ना, गर्म पानी, क्योंकि विश्व इक्वेटर के पास गर्म पानी फ्लो कर रहा है, जब ये यहाँ आएंगे तो ये सारा गर्म पानी कहाँ लेके आती हैं, इस क्षेत्र में ले आती हैं। अब इस क्षेत्र में जब ये गर्म पानी ले आए, यहाँ पर कैसा दाब था, अभी ठंडी जलधारा थी। ठंडी जलधारा के ऊपर मौसम शुष्क रहता है। अब ये गर्म जलधारा यहाँ पर ले आई, पानी गर्म इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ का टेम्परेचर यानी कि वातावरण को इसने चेंज कर दिया। जब इसने इसके वातावरण को चेंज करा तो यहाँ पर अधिक वर्षा करवाएंगे, जबकि ये अधिक इधर वर्षा करवा रहा है। जब ये एल नीनो मतलब जो आपका ITCZ है, जब ये उत्तरायण करता है कर्क रेखा यानी कि आपके 23.5 डिग्री, और कर्क रेखा पर 21 जून को क्या सूरज लंबवत पहुँचता है, तो कर्क रेखा पर आपका क्या हो जाता है, ITCZ स्थापित हो जाता है। और इस समय आपको पता है भारत में मानसून आता है ना।
अब जब ये एल नीनो आ जाता है, अगर एल नीनो एक्टिवेट हो गया यानी कि अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये क्या करता है, यहाँ से फ्लो करते करते जो आपका पापुआ न्यू गिनिया यहाँ पर होते होते भारत में प्रवेश करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, ये जो जलधारा यहाँ पर कहलाती है वो कहलाती है कैल्विन की जलधारा। एल नीनो ला नीनो की, एल नीनो की जो जलधारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है, और कैल्विन की जो जलधारा है वो भी कैसी है आपकी, गर्म जलधारा है। कैल्विन की जलधारा यानी कि पानी गर्म है तो स्तर ऊपर हो जाएगा, जैसे इसका स्तर ऊपर होगा वहाँ 2 वितरकाओं में बढ़ गए, 2 वितरकाओं में बढ़ गई। अब यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, इस समय क्या है, टेम्परेचर हाई, तो यहाँ पर क्या करता है, हाई टेम्परेचर को गिरा देता है एकदम। जब ये टेम्परेचर को गिरा देता है तो यहाँ पे वाष्पीकरण कम हो जाता है, जब वाष्पीकरण कम हो गया तो आपकी भारत में वर्षा नहीं होगी। तो एल नीनो जब होता है तो भारत में मानसून क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बात समझ में, इसके विपरीत ला नीनो कहाँ आता है, ला नीनो यहाँ प्रभावित होता है। जब ला नीनो होता है, एक्टिवेट होता है, तो भारत में अधिक मानसून होता है। समझ में आ गया एल नीनो का प्रभाव ये है। और एक क्वेश्चन आप एल नीनो और ला नीनो पे लिखो। भारत के मानसून पर एल नीनो और ला है, हाँ, भारत के मानसून पर एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव। एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव। एल नीनो और ला नीनो, क्वेश्चन लिख लिए हो, अब समझो। एल नीनो ब्रेक कब होगा है, अच्छा, एल नीनो ला नीनो, भारत के मानसून पर एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव। क्या बताया, कब ब्रेक होगा, या तो आपका ला नीनो एक्टिवेट हो जाए। ला नीनो क्या है, आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, या तो आपका जो तिब्बत का क्षेत्र है ना, तिब्बत के क्षेत्र में उठने वाली शुष्क हवाएं पछुआ पवनों के प्रभाव से अगर यहाँ पर आ जाए तभी इसको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। क्लियर हो गया ये दोनों बातें, तो आपको ये चीज़ करके लानी है। अब जो हमारा आज का नया टॉपिक है स्टार्ट हुआ है, इतना करने से अच्छा है ये वाला और कितना टाइम है, 1 घंटा जाने के आधा घंटा में शुरू की चली थी, टॉपिक खत्म करवा दी थी पर लिखने में लग गया टाइम। आज का हमारा जो टॉपिक है टाइट तरंगी, तरंग कहने या तरंगी कहने विक्स है ना। ज्वार क्या होता है आप लोगों को पता है, जानते होंगे, शब्द सुना होगा, क्या है ज्वार पीछे। अच्छा ये बताओ, जलधाराएं समझ में आई, एक बार में तो नहीं समझ में आई होंगी, जाके सूरज तुम 3-4 साल से मुझे लग रहा है कॉम्पिटिशन में हो ना, नहीं तो पिछले साल से नहीं आए हो, इतना मुझे भी बताओ। बताओ जलधारा समझ में आई या नहीं, कुछ कुछ तो समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया है, आया, ठीक है, तो फिर मैं कल पूछूंगी, आया है तो कल मैं पूछूंगी। आप मुझे ज्वार बताओ, टाइट क्या होता है, समुद्र में जो लहर होती है, जो उठती है वो उसको ज्वार बोलते हैं। समुद्र में जो लहर होती है उसको तो हम तरंग कहेंगे, नहीं, जो पानी उठता है ऊपर को उसको ज्वार बोलते हैं। सूर्य चंद्रमा के कारण ये होता है ज्वार बोलते हैं। ये होता है ज्वार है, सतहों पर उठती है। और ज्वार बताओ टाइप क्या होता है, सूर्य ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है,
देखो बहुत सारी खगोलीय घटनाएं होती हैं। एकमात्र खगोलीय घटना ये है जो पृथ्वी पर अपना असर डाल रही है, पृथ्वी के जल पर, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं ज्वार। ज्वार का मतलब ये होता है समुद्र के जल के स्तर का ऊपर उठना और ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ना। बात समझ में आ गई? समुद्र के जल का स्तर उठना और ऊपर उठ के आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? आपका ज्वार। और वही जल का स्तर उठ के समुद्र की ओर आना, जल का स्तर समुद्र की ओर आना, उसको क्या कहेंगे? भाटा। अब इसको एक चित्र से ऐसे समझ लो, चाहो तो अपने आप नॉर्मल बना लेना। ये मैंने जो लाइन खींची है ये औसतन समुद्र का क्या है? स्तर, जहाँ पर समुद्र का पानी हमेशा रहता है। क्या रहेगा? इतना लेवल समुद्र का हमेशा रहेगा। पर जब ज्वार की स्थिति आएगी तो ये लेवल क्या हो जाएगा? बढ़कर तटीय क्षेत्र के ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये जो जल का स्तर बड़ा है इसको हम कह रहे हैं ज्वार। अब ये समान स्तर से जल का स्तर नीचे हो जाना, इसको कहेंगे भाटा। आगे बात समझ में? ये वाला चित्र अपना नॉर्मल बना लो। ये है आपका सामान्य जल स्तर। बना लिया? फटाफट बनाओ और एक लाइन लिखो। ज्वार का अभिप्राय, ज्वार का अभिप्राय प्राय समुद्री जल का ऊपर उठना, समुद्री जल का ऊपर उठना। ऊपर उठना मतलब समझ रहे हो ना? समान स्तर से ऊपर उठेगा, ऊपर उठना तथा आगे की ओर बढ़ना। आगे की तरफ बढ़ेगा वो तटों की ओर, तथा आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। इसके विपरीत समुद्र स्तर का नीचे गिरना तथा सागरीय जल का समुद्र की ओर बढ़ना भाटा कहलाता है। इसके विपरीत सागरीय जल का नीचे गिरना तथा समुद्र की ओर बढ़ना भाटा कहलाता है। यह घटना प्रायः खगोलीय घटना पर आधारित है। यह घटना प्रायः खगोलीय घटना पर आधारित है। अब ये चेंज हो गया, ऐसा क्यों? पिक्चर्स में अलग आ रहा था, इसमें अलग। लिख लिया? और ये घटना खगोलीय घटना पर आधारित है। अब खगोलीय घटना समझ लो बेटा। ये क्या है आपका? अभी बनाया ही कहा है मैंने सर? अरे ऐसे तो किसी का भी नाम हो सकता है, हैं? ऐसे तो किसी का नाम हो सकता है ना। इतना पतला दिख रहा है, पतला ये मोटा करूं, मोटा फिर बहुत मोटा हो रहा है। दिख रहा है पीछे तक? ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कौन कर रहा है? सन के चारों ओर अर्थ, ठीक है? अर्थ के चारों ओर ये आपस में क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया था कि ज्वार आ रहा है, किसके कारण आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है। और वो गुरुत्वाकर्षण किसका है? सूरज का और चंद्रमा का। देखो जो वस्तु जितना जिसका द्रव्यमान होगा उतने ही उसमें क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ज़्यादा होगी। जिसका साइज बहुत बड़ा उसका द्रव्यमान बहुत बड़ा, उसमें गुरुत्वाकर्षण भी बहुत बड़ा। जिसमें साइज छोटा उसमें
कम। समझ में आ रहा है? बात नहीं करो, सुन लो पहले। अब यहाँ पर सूरज पृथ्वी से बड़ा है, सूरज पृथ्वी से बड़ा है और चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। सही बोल रही हो, है ना? तो इसका मतलब ये चंद्रमा सबसे छोटा है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद सूर्य। तो इस हिसाब से देखा जाए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होगा और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होगा, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एवरेज होगा। होगा कि नहीं होगा? अब पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी को नीचे लेगी ना, ऊपर तो नहीं छोड़ेगी, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का इसमें कोई काम नहीं है। आगे बच रहा है हमारा सूरज और चांद। सूरज के चांद का गुरुत्वाकर्षण ही काम करता है पृथ्वी के जल को सतह को ऊपर उठाने में। आगे बात समझ में? अब ये बताओ, जो चीज़ ज़्यादा बड़ी है उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से सूरज का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा और चांद का गुरुत्वाकर्षण कम। अब पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका लगेगा? सूरज का या चांद का? पक्का सूर्य का लगेगा? सब बिल्कुल सोच समझ के जवाब दे रहे हैं कि सूर्य का लग रहा है, चंद्रमा का लगेगा। चलो चंद्रमा का लग रहा है, अच्छी बात है। क्यों लग रहा है ये बताओ मुझे? पास में है इसीलिए। आगे बात समझ में? तो 49% ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण किससे? सूरज से। सूर्य भले ही बड़ा है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी चंद्रमा से कई गुना बड़ा है, पर अगर हम ज्वार भाटा में बात करें या पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो सूर्य से लगभग 2%, यानी कि 2 गुना ज्यादा असर डालता है किस पर? आपके पृथ्वी पर। अब जब ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे, स्थितियां बनती हैं जिसको कहते हैं सीजिंग। ये स्थिति है, 3 तरह की है, एक युति है, एक वियुति है। युति और विति यानी कि कंजंक्शन और अपोजिशन। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आएंगे तो इसकी 2 कंडीशन बनती है। कब आएंगे? सूर्य यहाँ हो गया, चंद्रमा यहाँ हो गया और पृथ्वी यहाँ हो गई, तीनों एक ही लाइन में है। तो जब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, पर अंतर क्या होगा? पृथ्वी के एक ही तरफ सूर्य और चंद्रमा होंगे, तो उस स्थिति को हम कहेंगे युति। समझ में आ गया? ये चित्र बनाते जाओ, समझने से भूल जाओगे। युति किसको कहेंगे? साथ ही साथ चित्र में बना लो। युति किसको कहेंगे? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। नॉर्मली ये स्थिति ग्रहण की पड़ रही होती है। कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण, है ना? और ये कब है? और यहाँ पर कौन सा पड़ रहा होगा? यहाँ पर भी क्या पड़ रहा होगा आपका? क्या आ रहा होगा? ज्वार। अब ज्वार यहाँ पर बनेंगे दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, ये अभी ज्वार के टाइप हैं। पहले आपने स्थिति सुन ली। युक्ति की स्थिति क्या है? जब आपके सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होंगे, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार की स्थिति बनेगी। अच्छा, अर्थ और सन के बीच में मून आ रहा है, तो कौन सा ग्रहण पड़ेगा यहाँ पर? सूर्य ग्रहण। और मून और सन के बीच में अर्थ आ रही है, तो कौन सा ग्रहण पड़ रहा है? पता चल गया ना? ये स्थिति बनेगी चंद्र ग्रहण की। और चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा होगा? तो ये कौन सी बनेगी? युक्ति की स्थिति बनेगी जब आपका पूर्णिमा होगी। ठीक है, और ये स्थिति कब बनेगी? जब आपकी अमावस्या होगी।
आगे बात समझ में। अब दीर्घ ज्वार की स्थिति ये बनेगी क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा और सूरज का क्या लग रहा है, आपका गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। यहाँ भी चंद्रमा और पृथ्वी का वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। एक बात कर रहे हैं अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या चंद्रमा का ही लगेगा, पृथ्वी उसके अपोजिट पे कोई काम नहीं करेगी? करेगी। क्या काम करती है? आप लोगों ने कभी वो गेम खेला है हाथ पकड़ के ऐसे घूमने वाला? एक आदमी आपको आपकी तरफ खींचता है, दूसरा आदमी आप उसको अपनी तरफ खींचते हो, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हो, क्यों? बैलेंस करने के लिए, है ना। वो स्थिति को बैलेंस करने के लिए अब मान लो आपने कभी पहाड़ पे चढ़ता हो आदमी या पीठ पे बोझा लेता हो आदमी देखा है, तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट में बल लगाता है ना। सेम कंडीशन यही है, जब पृथ्वी का जल एक तरफ जाता है तो पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स लगाती है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पृथ्वी के पीछे पानी उभार आता है। अब इसको ऐसे समझो, ये पृथ्वी है, ये जो मैंने जल बनाया ये नॉर्मल जल है। नॉर्मल यानी कि अभी इसकी सतह उठी हुई नहीं है। जब क्या आएगा, जब आपका क्या आएगा, ज्वार आएगा तो जल उठ जाएगा। चित्र बनाते जाना साथ में, जल उठ जाएगा। अब यहाँ पर मान लो सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में है, सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में है, तो गुरुत्वाकर्षण दुगना हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ज्वार बन रहा है आपका? दीर्घ ज्वार बन रहा है। पर अब यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, ये चंद्रमा के ठीक सामने है पृथ्वी का, जो चंद्रमा के ठीक सामने है इसको कहते हैं जेनिथ बल। जेनिथ बल्ज बोल रहे हैं इसको, जेनिथ बल्ज। जेनिथ बल्ज के कारण और जो ज्वार आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं, यानी कि बल्ज। ज्वारीय बल, ज्वारीय बल को हम एक सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, बल्ज। और ये बल्ज किसके कारण लग रहे हैं, चंद्रमा के द्वारा। तो अगर जेनिथ चंद्र बल्ज कहेंगे तो इसका मतलब ये है वो वाला हिस्सा जो पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बिल्कुल सामने आ रहा है, पृथ्वी का वो पॉइंट जो चंद्रमा के बिल्कुल सामने हो। अब इसके अपोजिट में ये जो वाला पानी उठा है ये किसके कारण उठा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अब ये जो पानी जो इसके विपरीत यानी कि ये आपके जो मून है, मून के अर्थ में जो पॉइंट ये है इसको कहते हैं नादिर बल्ज। क्लियर हो गया? नादिर बल्ज कौन सी स्थिति है, वो स्थिति है जहां पृथ्वी मतलब चांद के पीछे वाला साइड जहां पर भी क्या आ रहा है आपका, ज्वार आ रहा है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में होंगे तो कौन सा ज्वार बनेगा आपका, दीर्घ ज्वार। बना लिया चित्र? आप देखो ये आपकी अर्थ हो गई, ये आपका मून हो गया, ये आपका सन हो गया। ये क्या बना रहे हैं, पृथ्वी के साथ समकोण। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण की स्थिति पर होते हैं तब आपका आता है निम्न ज्वार। क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बनेगा आपका आगे बात समझ में। निम्न ज्वार कब बन रहा है, जब चंद्रमा और सूर्य क्या कर रहे हैं, समकोण पर हैं, पृथ्वी के साथ क्या बना रहे हैं, समकोण की स्थिति पर है, तब आपका आएगा निम्न ज्वार। इसका एक्चुअली बना लो, बन गया।
अरे भैया बोलो साक्षी, दिन में 2 बार आता है, ठीक है। दिन में 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। पहला ज्वार आके दूसरा ज्वार आएगा तो उसका टाइम पता है आपको? एक ज्वार के आने के बाद जो दूसरा ज्वार आएगा वो कितने टाइम बाद आएगा? मैं यहाँ कंडीशन समझा रही हूँ, क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगी। अब सुन लो क्या हो गया। आज कह रहे होगे कि मैम आज बहुत क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा, अब सुनो कंडीशन। ये है आपका सूर्य, ये आपका पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर क्या घूम रहा है? अब इस समय चंद्रमा और पृथ्वी एक सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो जो ज्वार आएगा आपका एक पॉइंट पर आएगा। आगे बात समझ में, ज्वार आ रहा है एक पॉइंट पर। पूरा दिन की अवधि कितनी है? 24 घंटे की, यानी कि इसके जस्ट पीछे भी ज्वार आ रहा होगा क्या? यहाँ तो चंद्रमा के कारण आ रहा है, जबकि पीछे किसके कारण आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जो पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने के लिए जल को इधर फेंकती है। आगे बात समझ में, एक यहाँ पर आया, इधर भी आया। एक टाइम पर 2 जगह ज्वार आते हैं, मतलब अभी यहाँ आ रहा है तो एक ज्वार इस साइड है और एक ज्वार इस साइड है। अब मैं कहूँ इस पॉइंट पर ज्वार दोबारा कब आएगा? जब पृथ्वी घूम जाएगी। तो यानी कि बिल्कुल आधा बात कर रहे हैं ना, इससे बिल्कुल अपोजिट आधा हुआ, और 24 का आधा करोगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 घंटे बाद आना चाहिए, पर एक्चुअली में 12 घंटे बाद नहीं आता। ना आने का कारण पृथ्वी भी मूव कर रही है पश्चिम से पूरा अपने अक्ष पर, और चांद भी क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरा मूव कर रहा है, और साथ में मूव करते करते वो पृथ्वी की परिक्रमा भी कर रहा है। अभी थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ से थोड़ी सी कंडीशन आगे इसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मान लो 4 बजे आया है, सुबह 4 AM पर, तो यहाँ हिसाब से 4 शाम को 4 बजे आना चाहिए था, पर सुबह 4 बजे ना आके कितने बजे आएगा? 4:26 पर। कब आएगा? 4:26 पर। कब? शाम को। पता चल गया क्यों? क्योंकि चांद भी अपने स्थान से क्या कर गया है? थोड़ा सा मूव कर गया है। अब मैं बात करूं यहाँ पर दोबारा, इसी पॉइंट पर दोबारा कब आएगा? ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोबारा कब आएगा ज्वार? हाँ, इसी पॉइंट पर। अब इस पर नहीं बात कर रहे हैं, इस पर तो बता दिया ना। यहाँ सुबह 4 बजे आया है, ठीक 12 घंटे बाद आधी दूरी तय कर लेगा, पर कुछ अपनी गति को क्या कर दिया होगा? चांद दिन चला गया होगा तो अपनी दूरी तय करेगा। तो 4:26, यानी कि 26 मिनट लेट आएगा। यहाँ पूरे 4 बजे आया, यहाँ 4:26 शाम को आएगा। तो यहाँ पर क्लियर कर दो। अब फिर पुनः 4 बजे आएगा, फिर अगले दिन भी तो आएगा ज्वार। अगले दिन किस समय आएगा? इसी पॉइंट पर। 4:56, 56 मिनट लेट आएगा। 26 और 26 जोड़ोगे कितना होगा? 52। आएगा कि नहीं? है 52 करो, इतना चिट। आप सुन लो ये कंडीशन कैसे आ रही। ए यहाँ पर है, चांद अभी यहाँ पर गया था, अब मूव कर कहाँ पर आ गया होगा? मूव करके थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा। अब ये पॉइंट तो यहाँ पहुँच गया होगा बढ़ के, पृथ्वी भी घूमी होगी, तो ये जो एक पॉइंट है वो कहाँ पहुँच गया होगा? यहाँ पर पहुँच गया होगा, और चांद भी अपनी गति को आगे कर गया होगा। तो ये पॉइंट आने के लिए इसको कितने 52 मिनट और लेने होंगे। क्लियर होगी ये चीज़ या नहीं? बताओ बच्चों, ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई। एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं, एक इधर आएगा और एक उसके सीधे विपरीत। सामने जो आएगा किसी भी खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण के, जबकि पीछे किससे आ रहा है? पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आ रहा है। दूसरी बात, इस स्थान के पीछे दूसरा, जब ये पॉइंट इसके सामने पहुंचेगा तो कितना लग जाएगा, 12 घंटा, पूरा 12 घंटा लगता है, पर 12 घंटे से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। क्यों? मूव कर रहा है कौन, चांद भी मूव कर रहा है, तो 12 घंटा 26 मिनट टाइम लेगा। अब यहाँ ज्वार आया है तो यहाँ पर भाटे की स्थिति बनेगी। ठीक है, प्रत्येक ज्वार के बाद जो भाटा आता है उसका टाइम है 6 घंटे 13 मिनट बाद दूसरा क्या आएगा, भाटा। ये ज्वार आएगा, यहाँ भाटा आएगा। भाटे के 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आएगा, ज्वार। ज्वार के फिर 6 घंटा 13 मिनट बाद क्या आएगा, भाटा। समझ में आ गया? तो 2 बार भाटा और 2 बार ज्वार आते हैं दिन में। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। टाइप, हाँ, टाइप ऑफ भाटा, टाइप ऑफ टाइड, हिंदी इंग्लिश मिक्स। पहला है दीर्घ ज्वार। भाटा के क्या? अरे भैया ज्वार कर लो, तुम बोल नहीं रहे हो। अंग्रेजी सही बोला था ना कभी? अंग्रेजी सही बोला, हिंदी गलत बोला। दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार बोलेंगे इसको। दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, एक मिश्रित ज्वार। नहीं अभी है, लिखो ज्वार। अब ये ज्वार लिखवाया नहीं है ना, ज्वार क्या होता है, ज्वार लिखवा दिया, लिखाया क्या क्या, क्या लिखा है? ठीक है, भाटा कहलाता है। अब लिखो इसी के नीचे चित्र बना के हो ना, इसी के नीचे ज्वार खाया, खरगोश में लिखा है लिखा है कि नहीं, खगोलीय घटना है। चलो आप लिख लो फिर, बोल रहे हैं ना कि लिखा है, खगोलीय घटना है जो प्रायः, खगोलीय घटना है जो प्रायः सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, जो प्रायः सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पेंसिल में लिख रहे हो, जो प्रायः, और लाइन वाली कॉपी लेना बंद कर दो। ठीक है, जो लाइन वाली कॉपी ली हो ना उसको प्रैक्टिस के लिए रख दो, लिखने के लिए आप प्लेन कॉपी लीजिए। जो प्रायः सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उत्पन्न होता है। सूर्य की अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है, अधिक निकट है, जिसका, जिस कारण, ऐसे मतलब जिस कारण पृथ्वी पर
कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 2 गुना कार्य करता है सूर्य की अपेक्षा। सूर्य की अपेक्षा। अब लिख लो ज्वार के प्रकार। ज्वार के प्रकार जो जो चित्र बनाए सब बनाए हुए हो ना आप लोग, ठीक है ये लिख लियो ना। अब इसी में लिख लो, पहला है दीर्घ ज्वार। हाँ पहला है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार लिखो। दीर्घ ज्वार की अवस्थिति में, दीर्घ ज्वार की अवस्थिति में जल का स्तर, जल का स्तर 20% ऊपर उठ जाता है। 20% ऊपर उठ जाता है। यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही रेखा में होने के कारण, यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक ही रेखा में होने के कारण उत्पन्न होता है। अब जो मैंने युक्ति और व्युत्पत्ति बताया था ना, ये 2 स्थितियां हैं चंद्रमा की। एक सीधी है, इस परिस्थिति को 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन सी परिस्थिति? जो एक रेखा में आ रही है ना। और वहीं पर एक नाम लिख लेना। अब स्पेस यहाँ छोड़ दोगे, जो वहाँ बनाया हुआ था, बनाया हुआ है ना हमारा चित्र, तुम्हें को देखना चित्र बनाया हुआ है, उसको लिख लीजिएगा युक्ति और व्युत्पत्ति। वो क्या लिखा? ये परिस्थिति लैंग्वेज क्या लिखी? लैंग्वेज बताओ मुझे। 2 भागों में वही लिखो। इस परिस्थिति सीधी क्या है? सीधी भी बोलते हैं युक्ति और व्युत्पत्ति। ठीक है, युक्ति और व्युत्पत्ति आप बता दोगे, इतना गैप छोड़ दीजिए। अब लिख दो लघु ज्वार। लघु ज्वार जब फिर अभी तो आप सब मुझे लग रहा है सब रफ कर रहे हो ना, तो जब ये दीर्घ ज्वार की बात करोगे तो जैसे युक्ति और व्युत्पत्ति बताया वो, और दीर्घ ज्वार का जो चित्र बनाया वो वहीं पर ही बनाओगे जहाँ दीर्घ ज्वार लिखा है। अब लिखो लघु ज्वार। लघु ज्वार प्रायः चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी से संकोण की अवस्था में बन पाता है। लघु ज्वार पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के संकोण की अवस्थिति में आता है। संकोण की अवस्था में आता है। जिसमें जल का स्तर सामान्य से कम उठता है। सामान्य स्तर मतलब आपका जो दिख रहा है ना, ऐसे या तो ऐसे लिख लो, दीर्घ ज्वार से प्रायः कम स्तर पर जल उठता है। दीर्घ ज्वार से प्रायः कम स्तर पर जल उठता है। लघु ज्वार हो गया। अब लघु ज्वार के बाद सुन लो दैनिक ज्वार। ये दिखा दो, 2 लाइन में रह गई। दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार प्रायः दिन में 2 बार, आते हैं जब चांद का गुरुत्वाकर्षण लगता है। जब चांद
वाला